ये टेबल कह रही है कि सर आप ओआर हो सकते हैं, आप एनओआर हो सकते हैं, आप एनआर हो सकते हैं, राइट। पहला पॉइंट लिखा था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या ये सबके लिए टैक्सेबल था? बोलो। यस। दूसरा कहा था इनकम अराइज इन इंडिया। क्या ये भी सबके लिए टैक्सेबल था? यस। तीसरा कह रहा है इनकम अराइज आउटसाइड प्लस रिसीव आउटसाइड, राइट। और इसमें एक ऑप्शन था कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, राइट। ये किसके लिए टैक्सेबल था? ओआर के लिए, एनओआर के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं था। ठीक है। अदर केस मतलब कमाया बाहर मिला बाहर और इंडिया से बिजनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब इंडिया में बिजनेस की बात, ये बाहर बिजनेस की बात नहीं चल रही, किसी और इनकम की बात चल रही है, तो ये ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल था, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं था। बोलिए, राइट। ओके। अब वापस आओ क्वेश्चन के ऊपर। जब ये प्रोविजन नहीं लगा था, जब ये अमेंडमेंट नहीं लगा था, तो वापस बताओ क्या ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल थे? जल्दी जल्दी रिप्लाई देते रहो ताकि हम इसको कंप्लीट कर दें। क्या ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल थे? ठीक है। ये ऐसा मत समझना आप बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन तो सर इंटर में पढ़ा हुआ है, आप ये दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, फाइनल में भी क्वेश्चन आता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने इंटर में क्या पढ़ा या फाइनल में क्या पढ़ा, मैटर ये करता है कि आपको वो चीज आती है या नहीं आती। बोलिए, राइट। अगर आपने कोई चीज इंटर में पढ़ी भी है पर अभी आपको वो नहीं आती, तो जाहिर सी बात है आपको उसको पढ़ना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए। ओके। रिप्लाई बहुत स्लो करते हैं बेटा। इज इट ओके? ठीक है, अब आप जवाब दीजिए मुझे फटाफट। ये अमेंडमेंट होने से पहले, ये डीम्ड टू बी नॉन रेजिडेंट होने से पहले ये 5 लाख इंडिया में टैक्सेबल थे ना? हाँ, क्योंकि अब आपके सामने टेबल है। ये 5-6 लाख रुपए जो दुबई में कमाए थे, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा था, टैक्सेबल थे या नहीं थे? हम बात कर रहे हैं जब आप नॉन रेजिडेंट थे, जब आप क्या थे? नॉन रेजिडेंट थे। ठीक है सर, टैक्सेबल नहीं थे। ये 5 लाख रुपए जो आप यूएसए से कमा रहे हैं, ये टैक्सेबल थे या नहीं थे? नहीं सर। तो मतलब एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो इसलिए एक टैक्सेबल है और बाकी टैक्सेबल नहीं है, राइट। ठीक है। अब अमेंडमेंट के बाद की सिचुएशन पे आओ। आपको कहा आप ओ एनआर नहीं है, आप क्या है? एनओआर है। आप क्या बन गए हो? एनओआर बन गए हो। अब मुझे बताओ क्या 5 लाख टैक्सेबल है? बोलिए, क्या ये 5 लाख टैक्सेबल है? यस, ये तो है ही। तो पहले भी थे, अब भी है। क्या ये 6 लाख टैक्सेबल है? यस। अब ये टैक्सेबल हो गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे। पहले वो नहीं थे, अब वो हो गए। ठीक है। क्या ये 8 लाख टैक्सेबल है? नहीं, क्योंकि ये 8 लाख यहाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है? जो बिजनेस इंडिया से चल रहा है उस पर टैक्स लेने की बात है। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको अगर ओआर करती तो क्या ये 8 लाख टैक्सेबल हो जाते? अगर इसको ओआर मान लेते हम तो क्या ये 8 लाख टैक्सेबल हो जाते? यस, ये तो यहाँ आ जाते ना, देखो यहाँ पे। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का है ही नहीं और वो किसी फॉरेन कंट्री में इनकम कमा रहा है, फॉरेन में मिल रहा है, उसका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस पर तो टैक्स लेना गलत है ना।
तो इसलिए उसको OR नहीं बनाया गया, NOR बनाया गया। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब साथ ही साथ मैं आपको कुछ पॉइंट और दे देता हूं इसी टेबल के हिसाब से। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट और चाहता हूं कि आप पढ़ लें। इस टेबल में कहीं पे भी कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा कंसर्न बढ़ गया है जब से लास्ट अटेम्प्ट में इस टेबल को बनाने का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं तो क्या आप बता देंगे वो किसके लिए टैक्सेबल है और किसके लिए नहीं है? चलो ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है इनकम अर्न कहाँ हुई, फिर आपको ये डिसाइड करना है इनकम रिसीव कहाँ हुई, और फिर आपको देखना है कि बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है या नहीं। फिर अकॉर्डिंगली स्टेटस देख के आप क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी कर देंगे। ओके, एक मिनट। ओके, चलिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इनकम मिली कहाँ, तो कहाँ मानोगे? मान लो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि इनकम रिसीव कहाँ पे हुई है, तो क्या लोगे भाई? नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो जहां पे कमाया गया है वहीं पे, जहां पे कमाई गई है वहां पे इनकम मिली है। ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो जहां कमाई है वहां इनकम मिली है, ये बात ध्यान रखना। चलो पहला पॉइंट करते हैं, पहला पॉइंट करते हैं। आपने, प्रिया मुरजानी कह रहे हैं सर क्वेश्चन में दिया आएगा कि पर्सन रेजिडेंट है या? यस, बिल्कुल। स्टेटस आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में स्टेटस दे रखा होगा। कैसे आ सकता है क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ आपको। या तो आपको बोल देंगे कि मिस्टर एक्स है जो कि रेजिडेंट है ऑर्डिनरी, तो उनका, उनके लिए टैक्सेबल इनकम निकालो। या बोलेंगे मिस्टर एक्स नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनके लिए इनकम निकालो। या फिर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए इनकम निकालो। ये तो होगी एक बात। अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो कैसे आया था? आपको 8-10 ट्रांजेक्शन दे दिए और नीचे लिखा कि इफ इफ वो ऑर्डिनरी है तो क्या होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा। इसका मतलब आपको तीनों के लिए बताना है। और जो टोटल था यहाँ पे, जो टोटल बना, उसको एमसीक्यू में पूछा गया था कि ओआर के लिए टोटल क्या है, एनओआर के लिए टोटल क्या है और एनआर के लिए टोटल क्या है। तो मैं अब कुछ केस दे रहा हूं, आप सभी फटाफट मुझे बताएंगे कि वो इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। रिलैक्स होके, जल्दबाजी ना करें, मतलब ऐसा पकड़ लें इसको आज कि हमने आज इसको पढ़ लिया, जिंदगी में दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई रिसीव्ड इन मुंबई 6 लाख। आसान से शुरुआत करते हैं, बताइए किस किस के लिए टैक्सेबल है ये इनकम? ओके, आप ऐसा कर सकते हैं, अपन इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर आपको तीनों बोलना हो तो आप 1 2 3 बोल सकते हैं, अगर 2 बोलना हो 1 2 बोल सकते हैं, और 1 बोलना हो 1 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, आप सभी सभी काम से सही है। दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम जयपुर। बोलिए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। 1 2 1 2 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल
बिजनेस कहाँ है? नेपाल में। एंड कंट्रोल फ्रॉम भूटान। हाँ जी बोले। ओके वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 40,000, ठीक है। हाफ रिसीव्ड इन मुंबई। हाँ जी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 40,000 मिला, जिसमें से आधा मुंबई में मिला। हाफ टैक्सेबल टैक्स। ओके, 20,000 तीनों के लिए, आप ये कह रहे हैं 20,000 तीनों के लिए और 20,000 सिर्फ वन के लिए, ऐसा कह सकते हो। जो इंडिया में मिला वो तीनों के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। और जो बाहर कमाया और बाहर मिला वो सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल है। इसका मतलब ओआर के लिए टोटल 40, इनके लिए 20-20। तो सही है, यही होगा। ओके ठीक है। सर एक बार वापस फोर्थ बताना। फोर्थ दोबारा देखो, हमें मिला डिविडेंड किससे? फॉरेन कंपनी से। कितना? 40,000, ठीक है। उसमें से 20,000 रुपए रिसीव हुए हमें कहाँ पे? मुंबई में। तो 20,000 तो इस कैटेगरी में आ गए हमारे, रिसीव्ड इन इंडिया। तो 20, 20 और 20, ये तो टैक्सेबल हो गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब हाफ की बारी आई, जो हमने कमाया फॉरेन में, मिला भी फॉरेन में ही होगा क्योंकि लिखा नहीं है। तो इन दैट केस वो इस कैटेगरी में आ गया, अदर केस में, इसलिए वो ओआर के लिए टैक्सेबल है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। चलो इसको हटा दो, दूसरा ले लेते हैं। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन साउथ अफ्रीका। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन दिल्ली, 4 लाख रुपए। 1 2 3, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3, क्योंकि दिल्ली में मिलने का मतलब रिसीव्ड इन इंडिया, और जैसे ही रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो सबके लिए टैक्सेबल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन यूएसए, 50,000। ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो रेंट लिखा है ना, जब आप फाइनल आंसर कर रहे होंगे ना, तो इसमें आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे। याद है आपको? हाउस प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं। तो जब इसको आप टैक्सेबल करेंगे तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काट के करेंगे, अगर यहाँ पे रेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन साउथ अफ्रीका, तो फिर आप पूरा अमाउंट लेते, क्योंकि वो कैलकुलेटेड इनकम। बोलिए आगे बात समझ में? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, मिस्टर एक्स गिफ्ट रुपीज 2 लाख टू हिज सन इन मुंबई। मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए
मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपए दिए अपने बेटे को गिफ्ट में मुंबई में। बोलिए 1 2 3 1 2 3। पार्शली सही पार्शली गलत कैसे? लाइबिलिटी तीनों के लिए है बट इट्स एग्जम्प्टेड। याद आया? रिश्तेदार को गिफ्ट देना टैक्स फ्री होता है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तो टैक्सेबल इनकम पूछिए, आप टैक्सेबल इनकम पूछिए तो आपको तो एग्जम्प्टेड लिखना पड़ेगा ना। यस। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलम और आता था इस टेबल में, अपन ने लिखा नहीं सर। 50,000 था ना? 50,000 नहीं बेटा, रिलेटिव के केस में कोई लिमिट नहीं होती है। 50,000, 1 लाख, 5 लाख कोई लिमिट नहीं। 50,000 होता है अदर देन रिलेटिव। रिश्तेदार में या शादी पे कुछ भी मिलता है दैट्स टोटली टैक्स, राइट। अच्छा, इस टेबल में हम एक और लिखते थे, याद है? पास्ट ईयर्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। पुराने साल के प्रॉफिट जब हम इंडिया में लेके आते हैं वो सबके लिए टैक्स फ्री होते थे, याद है? क्या लिखा है? कैसी मेन सुना समझा नहीं बेटा, मीनल क्या बोल रहा? हाँ, किसी में भी नहीं होता। अच्छा, ऐसा लिख रहे हैं आप? बिल्कुल, पास्ट ईयर के प्रॉफिट किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होते। अच्छा, रीजन बता सकता है कोई क्यों? जब आप एक्सपर्ट नॉलेज ले रहे हो तो ये भी देख लो क्यों। तो बता सकता है क्यों तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं है? पर क्यों क्यों नहीं है? फर्स्ट रिसिप्ट देखी जाती है सर, इसलिए नहीं। ओके सर, इसमें लग चुका होता है इसलिए। ओके, तो सुनिए, इसका मैं आपको एकदम परफेक्ट आंसर दे देता हूं। एक पर्सन ने 2002 से लेके 2019 तक फॉरेन में पैसा कमाया, राइट। तो क्या बता सकते हैं कि जब वो पैसा कमा रहा था तो वो क्या रहा होगा? OR, NOR या NR? बोलिए, जब वो पैसा कमा रहा होगा उस दिन वो क्या रहा होगा? सर NR रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। OR कैसे रहेगा? वो तो बाहर ही है ना, दुबई है बहुत साल से। वो तो नॉन रेजिडेंट ही रहा होगा ना, बाहर गया है, 10 साल से बाहर है, बाहर कमा के पैसा ला रहा है, उसकी मतलब तो वो तो दुबई में है, मतलब या फॉरेन में कहीं पे भी है। ओके, तो वो था NR। मुझे लगा दूसरी कंट्री का, अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ पे इंडियन, अपन तो इंडियन टैक्स की बात करते हैं। क्या इंडियन टैक्स के हिसाब से वो NR था? यस सर, वो NR था। और जब वो NR था तो वो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आ रहा था जब वो वहां पे पैसे कमा रहा था? क्या वो इस कैटेगरी में आ रहा था? कमाया बाहर, मिला बाहर, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। यस, तो इसका मतलब जब उसने पैसा कमाया तो क्या वो पैसा उसके लिए टैक्सेबल था? नहीं। तो जब कमाते टाइम पैसा टैक्सेबल नहीं था तो बाद में उसको टैक्सेबल कैसे किया जा सकता है? समझ गए? जब कोई इनकम कमाते टाइम पे टैक्सेबल नहीं थी तो बाद में टैक्स कैसे लग सकता है? ओके। यस, इसका मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको तो आपके मन में कोई डाउट रहे ही नहीं। सर NOR OR के केस में थोड़ी होगा ऐसा, नहीं उसके केस में ऐसा नहीं होगा। पर जब आपको ये बोला गया कि कोई पर्सन इंडिया के बाहर से आ रहा है और पैसे लेके आ रहा है,
इसका मतलब उसने बाहर ही कमाया ना, और लेके आ रहा है इसका मतलब उसको मिला भी बाहर ही है, ठीक है, और वो एनआरई है। यहाँ तो सिर्फ पास्ट ईयर इनकम बोला है ना, हाँ पास्ट ईयर इनकम बोला है, पर ब्रॉड टू इंडिया बोलने का मतलब तो हो गया कि आज तक उससे इंडिया में पैसा नहीं लाया था, अब वो लेके आ रहा है, समझ गए। और बहुत साल का अगर पैसा कमाया गया है तो जाहिर सी बात है वहां रह के ही कमाया होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया आया फिर इंडिया बैठ के फॉरेन में पैसे कमाए फिर वापस फॉरेन चला गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। ओके, बोलो यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। और आज के बाद, आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब कभी भी कैसे भी किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको क्वेश्चन आता हो, इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज देखो, अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में एक चीज पढ़ लेते हैं और उसको अधूरा पढ़ लेते हैं कि ठीक है एक बार तो इतना समझ लेते हैं बाकी बाद में देखेंगे। उस चक्कर में वो चीज ना तो कभी हमारे पूरी समझ में आती है और ना ही उसका बेनिफिट होता है, और बार बार उसमें टाइम वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए एक बार ऐसा समझ लो कि बाद में इसको दोबारा समझने की जरूरत ही ना। ओके, आगे चलते हैं हम। तो आगे हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सर इंटर की पूरी टैक्स वापस पढ़नी पड़ेगी? यस, आपको इंटर की पूरी टैक्स वापस पढ़नी पड़ेगी। मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैं आपको बता दूं। मैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनका तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि ना तो इनमें कोई अमेंडमेंट है, ठीक है, ना तो इनमें कोई अमेंडमेंट है और ना ही इनमें कोई चेंज हुआ है, ठीक है, और आपको पढ़ा हुआ है, वो तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कराऊंगा। इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पर कम आते हैं। बीएनपी के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। और बीएनपी में केस लॉज बहुत सारे होते हैं, उन केस लॉज को भी हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो बीएनपी एंड कैपिटल ये दो चैप्टर स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा। बाकी चैप्टर में भी जो अमेंडमेंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे और बाकी लाइटली करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं तो आई थिंक जो मुझे लगता है एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो सकता है, 1 या 1.5 दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो सकता है। पर आप करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक चैप्टर में 3 4 5 दिन लगा देंगे, राइट। और अगर तीनों एग्री हो, आप सारे लोग एग्री हैं कि सर हमें तो आता है सैलरी वगैरह, तो फिर मैं सैलरी छोड़ दूं सीधा बीएनपी पे आ जाऊं। बोलो, सभी बता दो। सर भूल गए हैं सब कुछ। ओके, अंशु कहने सर बीएनपी पे आ जाओ, और प्रिया बोल रहे हैं सब रिवाइज करवा दो। अब एक वोट और है, वो कहाँ है? जल्दी हो जाएगा, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करना है। आ जाइए आप सबसे पहले तो सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 अभी सैलरी का नहीं है, सेक्शन 14 किसका है बताइए, तो बता सकते हैं? हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 14 है हेड्स ऑफ इनकम। एक चीज यहाँ पे आप देखिए, एक होता है अकाउंटेंट और एक होता है टैक्स प्रोफेशनल, ठीक है। आप जब टैक्स पढ़ रहे हैं तो आप क्या है, अकाउंटेंट है या टैक्स प्रोफेशनल है? आप जब टैक्स पढ़ रहे हैं तो आप अकाउंटेंट की तरह पढ़ रहे हैं या टैक्स प्रोफेशनल की तरह पढ़ रहे हैं? प्रोफेशनल की तरह पढ़ रहे हैं, यस। तो एक चीज यहाँ पे समझिए आप,
कि अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना है, टैक्स प्रोफेशन का काम टैक्स कैलकुलेशन करना है, और हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। अब इनको तो बोला जाता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दो, सारी एंट्रियां पास कर दो, पीएनएल बैलेंस शीट अपने आप बन जाएंगे अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो, ठीक है। जबकि हमें बोला गया कि आप टैक्सेबल इनकम निकालो और फिर टैक्स निकालो, ठीक है। तो इसलिए हमें कहा कि आप हेड जितनी भी इनकम इनकर होती है आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो 5 हेड ऑफ इनकम बनाए गए ना। कोई बता सकता है 5 हेड क्यों बनाए? एक में तो काम हो सकता था, अगर एक ही हेड बना देते, ये कहते ही नहीं कि सब 5 हेड बनाने हैं, एक ही हेड में काम पटा देते तो हो जाता, होने को तो हो जाता, बट वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता, ठीक है। जैसे आपका फाइनल में 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर है, चैप्टर में टॉपिक है और टॉपिक में सब टॉपिक है, क्यों? ताकि आप इजीली उसको समझ सके। तो वैसे ही इनकम टैक्स इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए इनकम के 5 हेड बनाए और सबको कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका भी दिया गया, ठीक है। कौन से 5 हेड है आप सबको पता है, तो सैलरी, एचपी, बीएनपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ओके। आगे आ जाइए सेक्शन 14A, और ये आप नोट करेंगे, जिसमें भी आप कॉपी वगैरह में लिख रहे हैं ये वाला सेक्शन आप नोट करेंगे, सेक्शन 14A। किसी को पता है किस चीज का सेक्शन है? सेक्शन 14A किस चीज का सेक्शन है, पता है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसको आपको लिखना है। 14A, any expenses incurred for earning any exempted income is not allowed। क्या मतलब है इसका? मुझे एक बात बताइए, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो क्या वो टैक्स फ्री है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया टैक्स फ्री है क्या? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया टैक्स फ्री है क्या? यस सर, वो तो टैक्स फ्री है, ओके। तो उसके जो खर्चे होते हैं, ठीक है, आप कल्टीवेशन करवाते हैं, आप सीड्स खरीद के लाते हैं, आप ट्रैक्टर वगैरह का खर्चा लगाते हैं, क्या कभी आपने वो एक्सपेंसेस लेस किया है कहीं पे? कि किसी और इनकम में से लेस कर देते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए है, कि जब एग्जेम्प्टेड इनकम पे हम टैक्स नहीं ले रहे तो उसका खर्चा कैसे लेस करें? सिमिलरली जब हम पढ़ते थे कि डिविडेंड जो मिलता है इंडियन कंपनी से वो एग्जेम्प्ट होता है, पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इसमें चेंज कर दिया है। तो उस एग्जेम्प्टेड डिविडेंड को पाने के लिए अगर हमने कोई खर्चा किया है तो क्या वो हम किसी और इनकम में से लेस कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ध्यान रहे, सेक्शन 14A ये कहता है कि किसी भी एग्जेम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए किया गया, किसी भी एग्जेम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए किया गया एक्सपेंसेस अलाउेबल नहीं होता है। बोलो, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? प्रिया कह रहे हैं सर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगी। यस बिल्कुल, डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए मेरी अदर सोर्स की ही इनकम है, आप ये, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरी अदर सोर्स की इनकम है, क्या मुझे इंटरेस्ट मिला कहीं से 5,000 रुपए, राइट, ठीक है। मुझे डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी से 2,000 रुपए का। ये डिविडेंड लेने के लिए मेरे कलेक्शन चार्जेस लगे, कितने रुपए के? 300 रुपए के, ठीक। तो जब मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूंगा तो ये इनकम एग्जम्प्ट है, तो इसका मतलब ये 2,000 तो आएंगे नहीं, ये 5,000 आएंगे मेरी इनकम में। क्या इस 5,000 में से मैं ये खर्चा कम कर सकता हूँ?
क्या इस 5,000 की इनकम में से मैं ये 300 रुपए का खर्चा जो डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए किया गया था, क्या उसको लेस कर सकता हूँ? बोलिए, क्या मैं इसको लेस कर सकता हूँ बेटा? यस, ओके। और कोई बाकी लोग? अंशु एंड मिनल। क्वेश्चन रिपीट करूं? अच्छा सुनो। मैंने 5,000 का इंटरेस्ट कमाया, मैंने 2,000 का डिविडेंड कमाया। डिविडेंड कमाने के लिए मैंने 300 रुपए का कलेक्शन चार्जेस पे किया, मतलब किसी को भेजा था लेने के लिए, उसने मुझसे 300 रुपए ले लिए, तो डिविडेंड तो मेरे लिए एग्जम्प्ट हो गया, तो ये तो एग्जम्प्टेड इनकम है। टैक्सेबल इनकम है मेरी 5,000। जब मैं ये 5,000 टैक्सेबल इनकम लिख रहा होऊंगा, तो क्या मैं ये 300 रुपए का खर्चा लेस कर सकता हूँ उसमें से? नहीं, मैं ये लेस नहीं कर पाऊंगा बेटा प्रिया, क्योंकि हमारा सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 कह रहा है एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अर्निंग एनी एग्जम्प्टेड इनकम इज नॉट अलाउड, मतलब ये खर्चा कहीं से भी लेस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है। समझ गए? तो ये था बेटा हमारे दो हेड, दो सेक्शन, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 14A। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो।